दोस्तों बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक अपने दौर का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस जहाज अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है। इस जहाज में बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर से लेकर इमिग्रेंट्स तक जो कि अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज के कैप्टन हैं एडवर्ड जॉन स्मिथ, जिनकी उम्र 62 साल है। पब्लिक और मीडिया में एक अलग तरह की एक्साइटमेंट है इस जहाज को लेकर। ये उस दौर का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। इसकी लेंथ 269 मीटर और इसकी हाइट 53 मीटर से भी ज्यादा थी। उस जमाने में टाइटैनिक की कॉस्ट थी 7.5 मिलियन और इसको अगर हम आज के जमाने में देखते हैं इन्फ्लेशन को काउंट करके तो वो पाकिस्तानी 11,000 करोड़ बनती है। टाइटैनिक में जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। जहाज का हर हिस्सा शाही महल की तरह था। फर्स्ट क्लास के रूम्स में सोने के फर्नीचर, कीमती कालीन और शानदार लाइटिंग से एक मुनफरिद ही चमक थी। जहाज में सवार अफराद को एक ऐसी जिंदगी गुजारने का मौका मिल रहा था जिसका तस्वुर कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। फर्स्ट क्लास गेस्ट के लिए खसूसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल्स, जिम्स, लाइब्रेरी, बार्बर शॉप्स भी बनाई गई थी। इस जहाज के बारे में लोग ये दावा करते थे कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। लोग यहाँ तक कहते थे कि खुदा भी इस जहाज को नहीं डुबा सकता। तो इसके लिए कहा जाता है कि डूब नहीं सकता। ये डूब नहीं सकता, ऊपर वाला भी इसे नहीं डुबा सकता। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिस कंपनी ने इस टाइटैनिक को बनाया था। उसके वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने पब्लिकली आके ओपनली ये बोला कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, ये अनसिंकेबल जहाज है। मगर अपने सफर के 2 ही दिन बाद टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलती है, यानी कि जिस समंदर में वो तैर रहा था वहां बर्फ के टुकड़े हैं। ये वार्निंग कोई अनयूजुअल सी चीज नहीं है। समंदर में गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने पास वाले जहाजों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर आइस है, आप ध्यान से आगे आइएगा। टाइटैनिक को 2 बार अपना कोर्स बदलना पड़ता है, मगर टाइटैनिक अपनी स्पीड कम नहीं करते। टाइटैनिक की स्पीड होती है 21.5 नॉट्स, जो कि 40 kph के बराबर होती है। और 2 दिन बाद 7 और आइस वार्निंग मिलती है, मगर कैप्टन समेत और इनके क्रू इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता सूरज ढल जाता है और शाम हो जाती है। उस रात की सबसे खास बात यह थी कि उस रात को चांद बाहर नहीं आया था। बिना चांद के कोई मूनलाइट भी नहीं थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक नाम का बंदा, जो कि क्रूज नेस्ट पर बैठा होता है, क्रूज नेस्ट को हम लुकआउट पॉइंट भी कह सकते हैं, वो जहाज के ऊपर बना होता है, वो अपने सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग देखता है। वो जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है और ब्रिज पर चिल्ला के कहता है कि सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग आ गया है। हम फंस गए। अरे वहां कोई है? हाँ, क्या दिख रहा है? बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने। थैंक यू। विलियम जो नीचे बैठे होते हैं वो इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और अपने इंजन रूम को ऑर्डर देते हैं कि अपने जहाज को लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ो, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो चुकी होती है। 1 मिनट बाद यानी कि 11:40 पर वो आइसबर्ग टाइटैनिक से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं होता, ये 200 बाई 400 फीट होता है, यानी कि एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, और इसका वजन होता है 1.5 मिलियन टन और ये जहाज की राइट साइड पे टकराता है। ये आइसबर्ग 10 सेकंड तक टाइटैनिक के साथ घिसता चला जाता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा डेंट पड़ जाता है और उसकी मेन बॉडी में छोटे छोटे होल्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। कोलिशन के कुछ ही सेकंड्स बाद जहाज के कैप्टन और जहाज के आर्किटेक्ट थॉमस उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर जहाज की टक्कर होती है। वो उस जगह को देखते हैं कि जहाज को कितना नुकसान पहुंचता है। वो ये रियलाइज करते हैं कि अब जहाज डूब जाएगा। वो एकदम से शॉक रह जाते हैं क्योंकि उनके मुताबिक ये जहाज तो डूब ही नहीं सकता, ये तो अनसिंकेबल जहाज है। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था, जिसकी वजह थी 2 मेन सेफ्टी फीचर। पहला मेन सेफ्टी फीचर ये था, जहाज में डबल बॉटम हल, यानी कि जहाज के नीचे 2 लेयर्स लगी थी। अगर एक लेयर नीचे से टूट भी जाती तो दूसरी लेयर उसको बचा लेती। और दूसरा सेफ्टी फीचर ये था कि जहाज को अलग 16 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। अगर इसमें से 4 में भी पानी भर जाता तब भी जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सही से तैरता रहेगा। लेकिन ये जो आइसबर्ग के साथ इम्पैक्ट हुआ था ये जहाज के राइट साइड पर हुआ था। डबल बॉटम हल किसी काम का नहीं रहा क्योंकि साइड पर तो सिंगल ही लेयर होती है।
और दूसरा ये कि ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा शदीद था कि 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ऑलरेडी ब्रीच हो चुके थे। लिमिट 4 तक की थी, मगर 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका था। इसका मतलब ये था कि अब जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ये अनसिंकेबल माने जाने वाला जहाज अब डूब जाएगा। टक्कर के 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ अपने क्रू को कहते हैं एक डिस्ट्रेस कॉल भेजने की। अगर कोई जहाज हमारे पास होगा वो इस डिस्ट्रेस कॉल को सुन लेगा और हमें बचाने आ जाएगा। सीनियर रेडियो ऑपरेटर एक के बाद लगातार एक डिस्ट्रेस कॉल भेजते हैं कि कोई तो जहाज हमारे करीब होगा जो हमारी कॉल को सुन लेगा, मगर कोई जवाब नहीं आता। 20 मिनट बाद एक जहाज RMS कारपेथिया जो इस डिस्ट्रेस कॉल को पकड़ लेता है वो इसको रिस्पॉन्स करता है। मगर एक प्रॉब्लम थी, ये जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड से भी आता तो इसको टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लग जाते। क्या टाइटैनिक 3.5 घंटों तक बचा रह सकता था या नहीं? बाकी क्रू मेंबर्स हवा में रॉकेट्स और फ्लेयर चलाते हैं इस उम्मीद में कि कोई तो जहाज और पास होगा जो हमें रिस्पॉन्स करेगा, मगर अनफॉर्चुनेटली इस RMS कारपेथिया के अलावा कोई भी जहाज रिस्पॉन्स नहीं करता। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए, मगर ज्यादातर पैसेंजर ने इस बात को सीरियस नहीं लिया था। उनके मुताबिक जहाज तो अनसिंकेबल है, ये तो डूब नहीं सकता, एक छोटी मोटी टक्कर हो गई होगी, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई तो उसमें 65 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी, मगर सिर्फ 28 पैसेंजर उस लाइफ बोट में बैठे। आहिस्ता आहिस्ता बाकी कंपार्टमेंट्स में भी पानी भरना शुरू होने लगा और जहाज आहिस्ता आहिस्ता टिल्ट होने लगा। अब आहिस्ता आहिस्ता पैसेंजर को ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि अब जहाज वाकई डूब सकता है। और जब पैसेंजर को रियलाइजेशन हुई तो एकदम से क्योस पैदा हो गया, भगदड़ बच गई, हर बंदा भागने लगा और अपनी जान बचाने के लिए बाहर बोट में बैठने की कोशिश करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता जहाज में पानी भरने लगा और रात को 1 बजे जहाज में इतना पानी भर चुका था कि जहाज का आगे वाला हिस्सा पानी में डूब गया और पीछे वाला हिस्सा ऊपर आने लगा, जहाज के जो प्रोपेलर्स थे। जब जहाज का टिल्ट ज्यादा हो गया तो एकदम से जहाज पर हड़बड़ी मच गई। हर कोई एक दूसरे को पीछे करके खुद लाइफ बोट में बैठने लगा। मगर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जहाज पर लाइफ बोट की सख्त कमी थी। जहाज पर टोटल 20 लाइफ बोट्स थी जो कि 1200 लोगों को इवैक्यूएट कर सकती थी और जहाज पर 2200 लोग मौजूद थे। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। इस क्योस के बीच में कुछ लोगों ने कोशिश की थी लाइफ बोट में अपनी जगह बनाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अपनी किस्मत मान लिया था और वो जहाज में ही रुके रहे। तकरीबन 2:45 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके पानी में डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस ना कभी डूबने वाले जहाज को। जो 1500 लोग जहाज पर मौजूद थे या तो वो जहाज के साथ पानी में डूब गए या जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। इस टेम्परेचर पर अगर आप पानी में कूदोगे तो कुछ ही मिनटों के बाद आपकी मौत वाक़या हो जाएगी ठंड से। जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ अपनी सीट पर ही बने रहते हैं और वो जहाज के साथ ही डूब जाते हैं। तकरीबन सुबह 4 बजे RMS कारपेथिया उस लोकेशन पर पहुंचता है और वो सक्सेसफुली 705 पैसेंजर्स को बचा लेता है। इस टाइटैनिक डिजास्टर के बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई और कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि उस रात एक और भी जहाज था जो टाइटैनिक के बहुत करीब था, वो टाइटैनिक को बचा सकता था। वो टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर ही दूर था। वो जहाज आसानी से तमाम पैसेंजर्स को बचा सकता था। लास्ट आइस वार्निंग जो दी गई थी वो इसी जहाज के थ्रू टाइटैनिक को दी गई थी कि रास्ते में आगे बर्फ के पहाड़ है, ध्यान से आगे बढ़िएगा। इस जहाज का नाम होता है SS कैलिफोर्नियन। इस जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने रात को 11:15 पर अपना रेडियो ऑफ कर लिया था, इसलिए इनको कोई भी डिस्ट्रेस कॉल मौसूल नहीं हुई क्योंकि ये रात में आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। डेंजर को देखते हुए इन्होंने रात वहीं गुजारने का फैसला किया था। एक्चुअली कुछ पैसेंजर्स ने इस जहाज को देख भी लिया था और बाकी पैसेंजर्स को बताया भी था कि वो देखो एक दूर से जहाज नजर आ रहा है, वो हमें फौरी बचाने आ जाएगा, इसलिए ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। और जब टाइटैनिक से रॉकेट और फ्लेयर्स चलाए गए थे तब भी ये जहाज वहां पर नहीं पहुंचा था। एक्चुअली उस जहाज से कुछ क्रू मेंबर ने इन रॉकेट और फ्लेयर्स को देखा था और अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को जाकर बताया भी था, मगर स्टैनली लॉर्ड ने इसको इग्नोर कर दिया, ये कह के कि वो अमीरों का जहाज है, वो वहां पर अयाशी कर रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है। इसलिए उन्होंने इस कॉल को भी इग्नोर कर दिया था। अगर उस रात
उनका कैप्टन स्टैनी लॉर्ड उन रॉकेट एंड फ्रेट्स को सीरियसली लेता तो बहुत ज़्यादा इंसानी जानों को बचाया जा सकता था। जब सुबह उन्होंने अपना रेडियो ऑन किया तब उनको कॉल्स मिली और जब वो लोकेशन पर पहुंचे तब अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका था। इस एक डिजास्टर ने इस इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। कई नए रूल्स और स्टैंडर्ड सेट किए गए कि आइंदा फ्यूचर में इस तरह की कोई भी डिजास्टर ना हो। एक्चुअल शिप ऐसी दिखती थी और अब ये शिप कुछ ऐसी दिखती है। बैक्टीरिया और अलग अलग ऑर्गेनिज्म इस मेटल फ्रेमवर्क को खाए जा रहे हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये सारे का सारा गायब हो जाएगा टाइटैनिक। आज भी 112 सालों बाद भी इस टाइटैनिक की फैसिनेशन लोगों के जहनों में मौजूद है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप टाइटैनिक के बारे में क्या सोचते हैं।